गुरु माँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुरु माँ आज क्या पढ़ाने वाले हो मेरे को आप? तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स कंप्लीट पढ़ाया था, क्या आपने वो कंप्लीट कर लिया? हाँ बिल्कुल कर लिया। अच्छे से टिप्स पर है। क्वेश्चन हाँ पूछूं? बिल्कुल नहीं। चलो आ जाओ, तब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स पर आते हैं। ओके। तो हमने क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आज हम ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइजोसोम्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। अगर हम इसके साथ वैक्यूल भी ऐड कर दें तो इसे कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन सभी के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सो दे ऑल आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। चलो आओ मैं एक मज़ेदार डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करिए कि ये सेल है। सपोज दिस इज अ सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल लेयर्ड होती है। इसके अंदर डीएनए है। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अलग से पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के लिए यूज करा है, और रेटिकुलम का मतलब होता है जाल यानी नेटवर्क। तो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे टाइनी ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स बिखरे पड़े हैं। मैं फिर से कहती हूँ, टाइनी टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर है इसलिए एंडोप्लाज्म। टाइनी टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, बिखरे हुए हैं और एक जाल जैसा बना रहे हैं। यहाँ पर भी होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी होंगे। ये पूरा जाल बन रहा है। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, अगर ये पूरा बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, तो टू स्पेसेस बन गई हैं। एक ये जो इनसाइड ईआर है, और बाकी बची ये यानी साइटोप्लाज्म। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ईआर जो है इट डिवाइड्स सेल के अंदर यानी इंट्रा सेल्यूलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट्स। कौन से दो कंपार्टमेंट्स हैं? बहुत इजी है। एक कंपार्टमेंट जो ईआर के अंदर वाली जगह है यानी इंट्रा ल्यूमिनल, ईआर के ल्यूमन के अंदर है, और दूसरी जो ईआर के बाहर है। ईआर के बाहर क्या है? बाकी पूरा साइटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। चलिए, अब ईआर टू टाइप्स का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि इस ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, आप सब जानते हो कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, तो उसे रफ ईआर कहेंगे। क्योंकि ऐसा समझो जैसे मान लो ये ईआर है और इस पर ये राइबोसोम लगा है, तो राइबोसोम के कारण ये ऐसा दाने दाने जैसा लग रहा है, रफ लग रहा है, ग्रैन्यूल ग्रैन्यूल दाने दाने। एक बात और ध्यान रखना कि राइबोसोम जो है वो आउटर सरफेस पर है, यहाँ अंदर की तरफ नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का वर्ड है। अगर इनर सरफेस कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और अगर ये नहीं है तो बिल्कुल चिकनी है यानी स्मूथ ईआर। यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो शॉर्ट में इसे एसईआर और इसे आरईआर। बहुत इजी है। आरईआर मतलब रफ है क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एसईआर स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम्स एब्सेंट है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आरईआर का काम भी हो जाएगा प्रोटीन बनाना। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझो, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एनसीईआरटी में लिखा है। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज़ को बनाना, और बनाकर उसे बाहर रिलीज कर रहे हैं, उसे सिक्रीशन कहते हैं। ये उन सेल्स में ज़्यादा मिलेगी आरईआर जहाँ प्रोटीन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स बनाने, एंजाइम्स बनाने, तो उन सेल्स के अंदर आरईआर बहुत ज़्यादा होगी। जबकि जो एसईआर है इसका काम है लिपिड सिंथेसिस, फैट्स जहाँ पर भी ज़्यादा बनने हैं, एंड प्लस जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं। क्या किसी स्टूडेंट को याद आ रहे हैं ऐसे हॉर्मोन्स?
हमारे जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वो सब स्टेरॉइड्स हैं और स्टेरॉइड्स लिपिड डेरिवेटिव्स हैं यानी लिपिड लाइक होते हैं। यही नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स भी स्टेरॉइडल होते हैं। सो दिस इज बेसिकली अबाउट ER। अब आते हैं हम गोल्जी बॉडी और वो इससे कैसे रिलेटेड है। देखिए गोल्जी बॉडी, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ लिखती हूँ गोल्जी बॉडी, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। साइंटिस्ट हैं कैमिलो गोल्जी, उन्होंने सबसे पहले इसे देखा था, उन्हीं के नाम पर ये गोल्जी बॉडी नेम हुआ है। 1898 की बात है, ईयर इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया है। उन्होंने न्यूक्लियस के पास यानी नियर न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा जो डेंस स्टेन यानी डाई डालने पे बहुत गहरा स्टेन होता है और ये भी जाल जैसा है यानी रेटिकुलर है। सो रेटिकुलर डेंस स्टेन नियर न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर देखा कैमिलो गोल्जी जी ने 1898 में, जिसे बाद में उन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर मैनी यानी बहुत सारी फ्लैट चपटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। एक सिस्टर्नी आधा से 1 माइक्रोन, बोलो मेरे साथ कितना? आधा से 1 माइक्रोन डायामीटर की होती है। बहुत इजी है, 0.5 to 1। मैं यहाँ बनाती हूँ, जैसे ये 1 सिस्टर्नी है, ये 2nd सिस्टर्नी है, ये 3rd सिस्टर्नी है, ये 4th सिस्टर्नी है। तो सिस्टर्नी में याद रखना इनका नंबर वेरीड होता है, वेरीड नंबर, यानी किसी गोल्जी बॉडी में 10 हो सकते हैं, किसी में 20, किसी में 5 एक्सेट्रा। और यहाँ ध्यान से देखो, मैंने इन्हें ऐसे बनाया है, ऐसे, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड, पैरेलली अरेंज्ड ऐसा समझ लो। और ये न्यूक्लियस के पास है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब बड़ा ध्यान से सुनो, इसमें बेटा ये वाला जो है ये एरिया, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स या सिस फेस, और इसे कह देंगे कॉनकेव या ट्रांस फेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ER के अंदर जो भी मटेरियल बना, मान लो ये RER है, यहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम ने सपोज प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन एक थैली के अंदर पैक कर दिया जिसे हम वेसिकल कहेंगे। तो RER से प्रोटीन बना वेसिकल के अंदर, ये वेसिकल इस सिस फॉर्म के साथ फ्यूज़ करेगा और प्रोटीन यहाँ रिलीज़ कर देगा। अब ये सारी सिस्टर्नी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये प्रोटीन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फाइनली इस ट्रांस फेस से ये बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा। यानी यहाँ से जो भी प्रोटीन बना है, या अगर SER होता तो वो जो लिपिड बनाता वो इस वेसिकल के अंदर जाता, अगेन यहाँ जाता, यानी यहाँ से बनना शुरू होगा, गोल्जी के अंदर एंट्री हुई है तो फॉर्मिंग फेज, और यहाँ से फाइनली रिलीज होगा, तो ये है मैच्योरेशन फेज या मैच्योरिंग फेज। होता क्या है, ER के अंदर ही सिंथेसिस होता है। देखो एक बात ध्यान रखो, ER के अंदर ही सिंथेसिस होता है। RER के अंदर प्रोटीन्स बने, SER के अंदर लिपिड या हॉर्मोन्स बने, वो छोटे छोटे पैकेट्स यानी वेसिकल्स के अंदर स्टोर हो गए। लेकिन ER पोस्ट ऑफिस नहीं है, ER ने सिर्फ फॉर्म कर दिया। अब ये पैकेट गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा और गोल्जी बॉडी के अंदर इनकी पैकेजिंग होगी, पैकेट्स बनाए जाएंगे, और अगर इनमें कोई शुगर्स जोड़नी है यानी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाना है यानी कुछ मॉडिफिकेशन करना है, वो किया जाएगा। और फिर ट्रांस फेज के थ्रू उस पैकेट को सेल के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी है, वहाँ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स चाहिए, कहीं पर एंटीबॉडीज़ बननी है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो सेल के अंदर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देंगे, या सेल के बाहर ज़रूरत है तो वहाँ कर देंगे। यानी यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं कि ये दोनों फेज जो होते हैं ये डिफरेंट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एंटायरली डिफरेंट है, बट इंटरकनेक्टेड है, बट इंटरकनेक्टेड है। और कॉन्केव ये जो ट्रांस फेज है, यहाँ से फिर उसे सेल के अंदर कोई टारगेट अगर है तो वहाँ पहुँचा देंगे इंट्रासेल्यूलर, या आउटसाइड सेल अगर है टारगेट तो वहाँ पहुँचा देंगे। तो एक बात याद रखना, गोल्जी बॉडी जो है बेटा एक तरह से पोस्ट ऑफिस की तरह है, ऐसा समझ लो आप। इट इज़ जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस। इसका काम है पैकेजिंग करना।
और एक मज़ेदार बात समझो, क्योंकि ईआर में जो सिंथेसिस हुआ है वो गोल्जी में पहुंचाना है और गोल्जी के थ्रू पैकेट्स बाहर रिलीज होने हैं, दैट्स वाई ईआर के पास रहती है गोल्जी बॉडी. गोल्जी इज इन क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर. और ये बन गया आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन कि क्यों गोल्जी हमेशा ईआर के पास मिलेगी. क्योंकि ईआर में फॉर्म होगा वेसिकल, फिर गोल्जी के सिस फेस के साथ फ्यूज़ करेगा, फिर ट्रांस फेस पे पहुंचेगा, फिर वहाँ से रिलीज आउट होगा, इसीलिए ये हमेशा पास पास रहेंगे. यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्जी बॉडी में ही फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का. ये बात हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो इसके बाद लाइजोसोम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं. बाय. ओके, थैंक यू.